तो हेलो बच्चों। देखो बेटा, जो हमारी क्लास में आज हम टॉपिक करने वाले हैं, इस टॉपिक का नाम है वर्क एनर्जी पावर। पूरा नाम आएगा वर्क एनर्जी एंड पावर। इसको शॉर्ट में लिखा हुआ है वर्क एंड एनर्जी। अब ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो हमें वर्क का मतलब पता है ना अब तक, एक्चुअल में वो वर्क नहीं होता। साइंटिफिकली वर्क कुछ और है। साइंटिफिकली वर्क क्या है ये मैं आपको बताऊंगा और फिर मैं यहाँ पे लेके चलूंगा आपको आगे। देखो, जो हमारा वर्क है ना, साइंटिफिकली जो वर्क है वो होता है कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है। मैं यहाँ ये ड्रॉ करता हूँ ऑब्जेक्ट, समझिए। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m। इस ऑब्जेक्ट पे हमने लगा दी फोर्स। ये हमने फोर्स लगा दी, डायरेक्शन भी दिखा दी मैंने, इस डायरेक्शन में। जैसे ही हमने फोर्स लगाई तो ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव हो गया, मतलब आपने धक्का मारा और ऑब्जेक्ट मूव हो गया। तो ऐसा हो जाए तो हम बोलेंगे वर्क इज डन। तो हम क्या बोलेंगे इस केस में? वर्क इज डन। जैसे कोई बच्चा बैठा है सीट पे, आपने उसको धक्का दिया, वो गिर गया, वो वर्क है। आप वॉल को धक्का लगा रहे हो बट वॉल हिल नहीं रही, तो वो वर्क डन नहीं है। यानी साइंटिफिकली वर्क डन क्या होता है? जैसे हम है ना, मैं काम कर रहा हूँ तो लिखना वर्क डन में नहीं आता, पढ़ना वर्क डन में नहीं आता, खाना बनाना वर्क डन में नहीं आता। बट ये हम डेली लाइफ में तो हम ये काम कर रहे हैं, लिख रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, ये कर रहे हैं। साइंटिफिकली वर्क क्या होता है कि कोई ऑब्जेक्ट है, आपने उसको धक्का लगा दिया, मतलब फोर्स लगा दी, और वो ऑब्जेक्ट वहां से हिल गया, तो हम बोलेंगे वर्क डन हुआ, नहीं तो नहीं हुआ। यानी डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन कुछ इस तरह से आएगी जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है। व्हेन फोर्स एक्ट्स ऑन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट शोज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब मूव हो जाना, यानी फोर्स लगना और बॉडी मूव हो जाना। द फोर्स हैज डन वर्क ऑन द ऑब्जेक्ट। सो मैथमेटिकली वर्क डन को हम W से डिनोट करते हैं और फॉर्मूला होता है F मल्टीप्लाई बाय S। ये हो गया आपका वर्क डन का फॉर्मूला। सो एक बार फिर से देखो, वर्क डन क्या होता है कि आपके पास मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है। आपने इस ऑब्जेक्ट को धक्का लगाया, फोर्स लगाई, तो फोर्स लगाया तो मूव कर गया, मूव करने को डिस्प्लेसमेंट बोल दिया, तो F इंटू एस हम बोलेंगे वर्क डन हो गया। तो हम डेली लाइफ में जो भी हम काम करते हैं, जैसे लिखते हैं, बोलते हैं, है ना, पढ़ते हैं, कुकिंग करते हैं, तो ये वर्क डन में नहीं आता। वर्क डन क्या होता है? साइंटिफिक वर्क डन का मतलब है कि कहीं पे आपने धक्का मारा और वो ऑब्जेक्ट हिल गया अपनी जगह से। जैसे टेबल है, टेबल को आपने धक्का मारा, हिल गया, है ना। वॉल है, वॉल को धक्का मारा, वो नहीं हिलेगा, तो वर्क डन नहीं हुआ। तो साइंटिफिकली वर्क डन होता है F.S। कीप इन माइंड, यहाँ पे मैंने बता दिया। अब जो वर्क डन है वो बहुत चीजें होती हैं, बहुत तरह का होता है, तो उससे पहले हम एक दो चीजें पढ़ लेते हैं फिर आगे चलते हैं। देर आर टू कंडीशंस नीडेड टू सेटिस्फाई द वर्क डन। यानी दो कंडीशन है या फोर्स, आप देखो ध्यान से क्या है, दो कंडीशन, फोर्स और मूवमेंट। फोर्स लगे और बॉडी डिस्प्लेस हो जाए, मतलब मूव हो जाए, डिस्प्लेसमेंट हो जाए, कोई डिस्टेंस कवर हो जाए, इस तरह से समझ जाइए। तो टू कंडीशंस नीडेड टू सेटिस्फाई वर्क डन: फोर्स एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट मस्ट डिस्प्लेस। यानी जो ये है ना, ये दो कंडीशन, यानी जो मैंने फॉर्मूला लिखा है, इसे मैं ग्रीन से अंडरलाइन कर देता हूँ। ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है, फॉर्मूले में दो चीजें आ रही हैं, F.S यानी फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, यानी फोर्स लगे और बॉडी के अंदर मूवमेंट आए। ये दो चीजें मेन हैं। अगर फोर्स लग रही है, बॉडी मूव नहीं हो रही, और बॉडी मूव हो रही है, फोर्स नहीं लग रही, इन दोनों केसेस को हम वर्क डन नहीं मानते। अब अगर हम इसकी यूनिट की बात करें, देखो जी, यूनिट ऑफ वर्क डन, SI यूनिट ऑफ वर्क डन। तो अभी अभी हमने पढ़ा कि जो हमारा वर्क डन होता है ये F.S होता है। तो हमारी जो वर्क डन की SI यूनिट होती है, इसे हम कहते हैं जूल्स। जूल बोल दीजिए, कई लोग इसे जाउल बोल देते हैं। ठीक है, तो SI यूनिट जो है वर्क डन की, ये होती है हमारी जूल्स। तो इसे कई लोग जाउल बोल देते हैं, तो जाउल बोल दिए, जूल बोल दिए, प्रोनाउंसिएशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, डिनोटेड बाय J। तो वर्क डन की यूनिट तो जूल्स है, आपने छोटी क्लासेस में भी हो सकता है पढ़ा हो। बट वन जूल होता क्या है एक्चुअल में? जूल क्या है, वर्क डन क्या है, देखिए। अगर वर्क डन की यूनिट जूल है, लेट अस से 1 जूल, तो फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन, तो 1 न्यूटन हो गया।
डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर, तो हम 1 मीटर ले लेते हैं, यानी 1 यूनिट के हिसाब से हम ले लेते हैं। तो कोई आपसे पूछे कि भाई वर्क डन की यूनिट क्या होती है, तो आप बोलिए जूल। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। डिस्टेंस की क्या होती है, मीटर। अब कोई आपसे पूछ ले भी 1 जूल बताइए क्या होता है, नाउ टेल मी व्हाट इज 1 जूल। तो आप बताइए, व्हेन 1 न्यूटन फोर्स acts on a body, when 1 Newton force acts on a body, ठीक है, एंड बॉडी मूव्स बाय 1 मीटर, देन वी से 1 जूल ऑफ वर्क इज डन। समझिए, देखिए मैं यहाँ पे रेड से समझाता हूँ, समझिए। मान लेते हैं एक बॉडी है जिसका मास m है, इस पे हमने फोर्स लगाई 1 न्यूटन, है ना, एफ लिख देता हूँ, हमने 1 न्यूटन फोर्स लगाई। जैसी हमने फोर्स लगाई, ये बॉडी 1 मीटर मूव कर गई, यानी ये डिस्प्लेसमेंट हो गई, 1 मीटर मूव कर गई। तो हम बोलेंगे कि ये जो हुआ 1 1 वाला, ये 1 जूल वर्क है। तो कोई आपसे पूछे डिफाइन 1 जूल वर्क डन, तो आप ये फॉर्मूला लिखिए, ये डायग्राम बनाइए और लिख दीजिए। क्या लिखेंगे, when 1 Newton force acts on a body and body moves by 1 meter, it is called 1 Joule work is done, है ना, ऐसे बोल सकते हैं। तो अब हमें पता चल गया कि वर्क की यूनिट क्या होती है, और हमने ये भी पता चल गया कि जो हम डेली लाइफ में वर्क समझते हैं ना, जैसे लिखना, पढ़ना, कुकिंग करना, हाँ, तो ये वर्क नहीं है। वर्क क्या है कि आपने कहीं धक्का मारा और बॉडी हिल गई, वहां से गिर गई, मूव हो गई। अब आप मुझे ये बताओ, एक वॉल है, यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ, मान लो ये वॉल है, ठीक है, यहाँ पे एक बच्चा खड़ा कर देते हैं, इसको हमने बोला धक्का लगाओ, तो ये फोर्स लगा रहा है पूरी, बट वॉल टूट नहीं रही। तो वर्क डन क्या हुआ बच्चों, बताओ। इस केस में वर्क डन क्या हुआ, क्या हमारी ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, पहली कंडीशन हो रही है, फोर्स लग रही है, बट वॉल के अंदर कोई मूवमेंट नहीं आ रही, फोर्स लग रही है, नो मूवमेंट इन द वॉल। तो नो मूवमेंट इन द वॉल, तो इस सिचुएशन को हम बच्चों क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे बच्चों, नो वर्क। यानी आप फोर्स लगा रहे हो, मूवमेंट नहीं आ रही, नो वर्क। तो साइंटिफिकली वर्क का मतलब यही होता है कि फोर्स लगे और बॉडी हिले, यानी बॉडी मूव हो। जैसे टेबल है, टेबल को आपने धक्का लगाया तो टेबल हिलेगा, दैट इज फोर्स। कोई बहुत बड़ा पत्थर है ना, पहाड़ वाला पत्थर है, आपने उसको धक्का मारा, वो नहीं हिलेगा, दैट इज नो वर्क। तो वर्क की यही कंडीशन है कि आप धक्का मारें और वो हिल जाए, मूव हो जाए अपनी जगह से, तभी हम वर्क बोलेंगे, अदरवाइज हम किसी और सिचुएशन में वर्क नहीं बोलेंगे। जैसे मैंने वॉल वाली एग्जांपल ले ली, बड़ा पत्थर वाली एग्जांपल ले लिया, खड़ा ट्रक है, उसको धक्का मारो, ब्रेक लगे हुए, मारी जाओ धक्का, वो नहीं हिलेगा अपनी जगह से। अगर हिल जाए तो वर्क डन हो गया, नहीं हिला तो वर्क डन इज 0। चलो इसे नोट करो, नोट करके डन बोलो। तो बेटा हमने वर्क डन का बेसिक इंफॉर्मेशन समझ लिया। अगर आप इसी वर्क डन को एक्स्ट्रा बुक में देखोगे ना, तो वहां लिखा है W=F.S cos थीटा। आपके सिलेबस में नहीं है, मत करना। आप लोग सिर्फ ये फॉर्मूला याद करना, वर्क डन इक्वल टू F.S। जो कॉस थीटा वगैरह वाला है ना, वो आपका +1 का पार्ट है, हमें 9th में उसका कुछ नहीं करना, आप कंसेप्ट समझिए, ठीक है। आपको एक्स्ट्रा बुक पढ़नी है, आप वहां से पढ़िए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, कॉस वाले क्वेश्चन मत करना, आपके सिलेबस में नहीं है। अब हम चलते हैं टाइप ऑफ वर्क। अब आपको एक मोटा मोटा बताऊं, तो जो हमारा वर्क डन है, ये 3 तरीके का है ना, 3 तरीके का वर्क डन होता है। एक होता है जीरो वर्क डन, एक होता है पॉजिटिव वर्क डन, और एक होता है नेगेटिव वर्क डन। तो ये मैंने एक मोटा मोटा बताया टाइप ऑफ वर्क, कि जो हमारी वर्क की टाइप है, अगर हम उसे डिवाइड करें कैटेगरी के हिसाब से, तो हम देखेंगे कि 3 तरह का वर्क डन है। पहला वर्क डन जीरो वर्क डन, पॉजिटिव वर्क डन एंड नेगेटिव वर्क डन। तो अब मैं आपको इसको 1 बाय 1 समझा देता हूँ, जीरो क्या होता है, पॉजिटिव क्या होता है, फिर यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स के साथ समझाया हुआ है। देखो, जैसे ये एक वॉल है ना, लेट अस से दिस इज अ वॉल। यहाँ पे एक बच्चा खड़ा किया, हमने कहा बेटा आप इसे फोर्स लगाइए, धक्का लगाइए। बच्चा लगा रहा है धक्का, धक्का लगा रहा है, नो मूवमेंट, वॉल मूव नहीं हो रही, नो मूवमेंट। तो इस केस में हम बोलेंगे F.S, तो S 0 हो गई, तो S 0 तो पूरा ही 0, क्योंकि कोई मूवमेंट नहीं आ रही, तो S 0, तो पूरी वर्क डन 0 हो गई। ये हो गया केस ए कि 0 वर्क डन। अब आता है हमारा पॉजिटिव वर्क डन। पॉजिटिव वर्क डन क्या होता है, उसको मैं यहाँ पे समझाता हूँ किसी और कलर से। सो लेट अस से बी पार्ट, कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है,
इस ऑब्जेक्ट को हमने फोर्स लगाई और ये ऑब्जेक्ट मूव हो गया, मूव मतलब एस आ गया इसके अंदर, तो हम यहाँ पे बोलेंगे वर्क डन पॉजिटिव है, मतलब हमने धक्का मारा और ये मूव कर गया उसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन। देखो जो फोर्स की डायरेक्शन है, यानी डायरेक्शन भी सेम है, डायरेक्शन देखनी है हमें यहाँ पे, जो हमारी डायरेक्शन है, डायरेक्शन फोर्स वाली डायरेक्शन है। तो अगर हमने ऑब्जेक्ट को धक्का मारा और वो फोर्स की डायरेक्शन में ही गया, है ना, मैंने राइट धक्का मारा तो राइट में ही गया, लेफ्ट में धक्का मारा तो वो बॉडी लेफ्ट में मूव हो गई, तो मैं बोलूंगा पॉजिटिव। जहां जिस डायरेक्शन में धक्का मारा उसी डायरेक्शन में चली गई, पॉजिटिव वर्क डन। एक हम थर्ड केस डिस्कस कर लेते हैं। अब ये थर्ड केस क्या है, देखिए थर्ड केस, केस नंबर 3। अब आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है ना, समझाने के लिए आपने फोर्स लगाई इस डायरेक्शन में, बट बॉडी मूव हो गई उल्टी, डायरेक्शन ही उल्टी हो गई, तो इस केस को हम बोलेंगे नेगेटिव वर्क डन। तो अब अगर आप देखें यहाँ पे ध्यान से, तो मैंने आपको 3 वर्क डन बता दिए। ये 3 वर्क डन को अगर मैं अंडरलाइन करूं तो यहाँ पे देखो, ए जब बॉडी मूव नहीं होती 0 वर्क डन, बी केस बॉडी मूव हो रही है और डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन में मूव हो रही है, तो वो पॉजिटिव वर्क डन। और इसी तरह से ये सी केस हमने पढ़ा कि फोर्स लगा रहे हैं बॉडी में, बट जिस डायरेक्शन में लगा रहे हैं उस डायरेक्शन में ही जा रही, बॉडी उल्टी जा रही है, तो उसे हम बोलते हैं नेगेटिव वर्क डन। ये बताया मैंने आपको जनरल कि वर्क डन का कंसेप्ट है क्या, ये मैंने आपको जनरल बता दिया। अब इन केसेस को वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है जी। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस केसेस वन बाय वन। सो देखो, केस वन, if displacement is in the direction of force, मतलब ये वाला केस, सेकंड केस, कि मैंने फोर्स लगाई और बॉडी उसी डायरेक्शन में मूव हो गई। देखो जी, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन एक ही है, तो उसे हम बोलेंगे पॉजिटिव। तो इफ डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो वर्क डन जो है हमारा पॉजिटिव वर्क डन होगा। तो डिस्प्लेसमेंट हुआ तो मैं यहीं पे लिख देता हूं, तो इस केस में हम बोलेंगे वर्क डन हमारा पॉजिटिव। तो ये वाला केस है, ये रेड से कर देता हूँ ये सर्कल, ये वाला केस है कि जिस डायरेक्शन में मैं फोर्स लगा रहा हूँ उसी डायरेक्शन में बॉडी मूव हो रही है। अच्छा, दूसरा केस, इफ डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्शन ऑपोजिट टू द फोर्स, जैसे ये वाला केस है, देखो ये वाला केस, इसको मैं यहाँ पे अगर और इसके पास ले आऊं समझाने के लिए, तो ये चीज है कि मैंने फोर्स लगाई बॉडी पे, फोर्स लगाया तो मैंने डायरेक्शन कुछ और था, बट बॉडी की मूवमेंट उल्टी आ गई। देखो जैसे यहाँ पे फोर्स नीचे लग रही है, बॉडी ऊपर मूव हो रही है ना, इसको भी समझो और इसको भी देखो। तो ये हमारा ना ग्रेविटी वाले के साथ ऐसा होता है, जितनी भी हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स हैं, जब हम उस पर कोई बॉडी उठाते हैं तो वहां पे हमारा नेगेटिव फोर्स आता है। तो इसकी एग्जांपल में ग्रेविटेशनल फोर्स आपकी आती है, कैसे, जैसे समझो, मान लो ये है आपका एक पत्थर है, ठीक है, इस पत्थर को ग्रेविटी हमेशा नीचे खींच रही है, हमेशा नीचे खींच रही है, आपने इस पत्थर को ऊपर उठा लिया, ठीक है, तो फोर्स तो ऊपर लगाई, बट ये नीचे को खींच रही थी, बट बॉडी ऊपर को मूव हो गई, आपने इसको ऊपर को उठा लिया, आपने इसको ऊपर को मूव करवा दिया, तो आपने ऊपर को मूव कराया, ग्रेविटी नीचे के केस में जा रही है, तो इस केस को हम बोलते हैं नेगेटिव वर्क डन। यहाँ पे हम बोलेंगे वर्क डन हो गया नेगेटिव। तो कोई अगर आपसे पूछे भाई नेगेटिव वाले की एग्जांपल दो, तो आप बोलो हम जितने भी काम करते हैं अगेंस्ट द ग्रेविटी, जितने भी हम काम करते हैं अगेंस्ट द ग्रेविटी, से पत्थर उठा लिया, बैग उठा लिया, कोई सामान उठा लिया, ये सारा नेगेटिव वर्क डन में आता है। और जीरो वर्क डन तो मैंने आपको क्लियर कर ही दिया क्या होता है जीरो वर्क डन। तो अब आप इसे बेटा नोट कर लीजिए, नोट करके डन बोलिए जल्दी से। लो बेटा एक बार हम फटाफट रिवाइज कर लेते हैं जो आपको समझाया। वर्क डन की 3 टाइप है, जीरो वर्क डन, पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन। जीरो वर्क डन की डायग्राम देखो, मैं धक्का लगा रहा हूँ, बॉडी मूव नहीं हो रही, तो जो हमारी डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो है, तो ओवरऑल जीरो, तो वर्क डन जीरो। मैंने किसी बॉडी को धक्का लगाया, बॉडी मूव कर गई और मूवमेंट की डायरेक्शन सेम थी फोर्स की डायरेक्शन, तो पॉजिटिव वर्क डन। बॉडी को धक्का लगाया बट वो मूव ऑपोजिट होती है, तो ये जनरली हमारा डेली लाइफ में ऐसा जो है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट, तो वो सारा नेगेटिव वर्क डन, जैसे कोई सामान उठाना, है ना, नीचे से कोई सामान उठाना, तो ये सारा चीजें जो है हमारा अगेंस्ट द ग्रेविटी हो रही हैं, तो ये नेगेटिव वर्क डन में आती हैं। तो 3 तरह की वर्क डन है और वर्क डन की यूनिट जूल्स है, और 1 जूल किसके बराबर होता है, 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। अब हम आगे
चलते हैं और ये वाला केस भी देख लेते हैं। देखो ये वाला केस यहाँ पे रिपीट हो रहा है, क्या कह रहा है यहाँ पे। अब इस चीज को आपने ध्यान से समझना है, क्या बताया है, दिस केस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बताया जा रहा है, इफ डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर टू द फोर्स वर्क डन इज जीरो। ठीक है, देखो ध्यान से, अगर फोर्स के परपेंडिकुलर है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे जीरो वर्क डन। समझना ध्यान से, ये केस आप याद कर लो, ये +1 में आपको ना फॉर्मूले से अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि वहाँ पे कॉस्ट वगैरह के हिसाब से बताएंगे। अभी आप नॉर्मल तरीके से याद कर लो। जैसे देख लो, जैसे समझो ये हमारी अर्थ है, ठीक है, तो हमारी अर्थ है, और ये मान लीजिए एक सैटेलाइट है। तो जो सैटेलाइट है वो अर्थ के चारों तरफ घूमता है, इस तरह से चारों तरफ घूमेगा, चक्कर लगाएगा सैटेलाइट। अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ सैटेलाइट घूम रहा है। तो अर्थ जब इस सैटेलाइट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी फोर्स, किसी भी सिचुएशन से अट्रैक्ट कर रहे कहीं पे भी, तो जो ये फोर्स है ना टूवर्ड सेंटर जाती है, तो ये फोर्स बनती है 90 डिग्री। तो आप हमेशा याद रखना कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एंगल, एंगल जो है, एंगल आप ऐसे ही बनाते हो, का एंगल यहाँ लिख देता हूँ 90 डिग्री होगा, तो उस केस में भी हम वर्क डन जीरो लेते हैं। तो यहाँ पे बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आते हैं कि भाई एक सैटेलाइट है, वो अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है, तो जो ग्रेविटी उस पर फोर्स लगा रही है वो बताओ क्या वर्क डन करेगी, है ना। तो वर्क डन बताओ क्या होगा। तो ये याद रखना, जितनी भी सर्कल में कोई चीज घूमती है ना किसी बॉडी के राउंड, तो फोर्स परपेंडिकुलर हो जाएगी, और फोर्स परपेंडिकुलर हो जाए तो वर्क डन जीरो होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आपको आपकी बुक में मिलेंगे। सो ऑलवेज कीप इन माइंड कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है, यानी 90 का एंगल बना रहा हो फोर्स, तो उस केस में हम वर्क डन लेंगे जीरो, वर्क डन होगा उस केस में जीरो। इस चीज को आप ध्यान रखें, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, और ये ज्यादातर इस तरह से सैटेलाइट वाले केस में आता है, क्योंकि सेंटर की तरफ फोर्स आएगी, तो आप देखो सेंटर से इधर जाओगे रेडियस, ये 90 का ये एंगल बनता है। सो जस्ट कीप इन माइंड, इसे नोट कर लीजिए, नोट करके डन। देखो बेटा, एक केस मैं और बताता हूँ जिसमें जीरो वर्क डन होता है जो सिचुएशन यही, ये एक एग्जांपल हो गई, दिस इज योर लेटर से एग्जांपल 1, एंड एग्जांपल 2 डिस्कस करते हैं। मान लेते हैं कोई बंदा है, ये अपने सिर पे 50 kg का सामान ढो रहा है, 50 kg का सामान ढो रहा है, ऐसे हाथ से पकड़ा हुआ है इसने, इसको ऐसे इस तरह से पकड़ा हुआ है, 50 kg का सामान ढो रहा है। अब जो 50 kg का जो फोर्स है वो नीचे की तरफ लग रहा है, 90 लग रहा है ना, ये फोर्स नीचे की तरफ लग रही है, ग्रेविटी खींच रही है, और ये बंदा आगे को मूव हो रहा है। तो इस केस में भी जो हमारा वर्क डन है वो जीरो रहेगा, वो चाहे 10 घंटे इस तरह से चलता रहे, वो थक जाएगा, बोलेगा मैंने काम बहुत किया है, बट अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक फॉर्मूला या साइंटिफिक डेफिनेशन उसने वर्क डन कुछ भी नहीं किया। ठीक है, तो साइंस के हिसाब से कुछ वर्क डन नहीं किया, बट वो थक जाएगा क्योंकि सिर पे इतना भार उसने उठाया हुआ है, तो वर्क डन इसका इस केस में जीरो रहेगा। तो आप ये भी सिचुएशन ध्यान में रखें कि अगर कोई बंदा अपने सिर पे 50 किलो 100 किलो कैरी कर रहा है, तो उसको ग्रेविटी नीचे को खींच रही है, यानी फोर्स तो नीचे को है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स है, ऐसे में डाउनवर्ड कर देता हूँ, जो वेट है ग्रेविटेशनल फोर्स है F=m/g, वो तो नीचे को है, बट बॉडी आगे को मूव हो रही है, तो ये परपेंडिकुलर है, यहाँ पे एंगल 90 का एंगल है ना, 90 डिग्री का है ये, तो 90 डिग्री है, तो आपका जीरो वर्क डन हुआ। तो ये दोनों सिचुएशंस बेटा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपने याद रखना है और नोट कर लेना है। अब चलते हैं इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है, अ पॉटर लिफ्ट अ लगेज ऑफ 15 kg, यानी मास दिया हुआ है 15 kg। ध्यान से देखा करो बेटा, मैं न्यूमेरिकल कैसे कर रहा हूं, अगर आप 9th में सीख गए ना न्यूमेरिकल को पकड़ना, कहीं दिक्कत नहीं आएगी, मेडिकल नॉन मेडिकल जो मर्जी कर लो। तो कह रहा है पॉटर लिफ्ट लगेज ऑफ 15 kg फ्रॉम ग्राउंड, ठीक है, पुट इट ऑन हिज हैंड 1.5 मीटर, यानी उसका जो हाइट है, हाइट आ गई आपकी 1.5 मीटर above the ground, calculate work done by him on the luggage, है ना। हाइट को आप डिस्प्लेसमेंट कह सकते हो, तो हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला है F.S
तो हमसे पूछा है कि a porter lift a luggage of 15 kg from a ground and put it on his head. Calculate work done by him on the luggage. तो देखो फोर्स हमें पता है, जो फोर्स होता है ये m इंटू जी के बराबर होता है। s को आप हाइट कह सकते हो 15 सेंट अपना 1.5 मीटर है ना, डिस्प्लेसमेंट बोल दो या हाइट बोल दो। अच्छा, मास हमें दिया हुआ है 15 kg, जी हम 10 ले लेंगे, हमें पता है ना जी कितना लेना है 10, तो बस हो गया। फॉर्मूला ओपन कर लो, m इंटू जी इंटू एच। एस को एच भी कह सकते हैं, ध्यान रखना, एस इज इक्वल टू एच। डिस्टेंस बोलिए, हाइट बोलिए, एक ही बात होती है। अब मास कितना है 15, जी हमने 10 ले लिया या 9.8 ले लो, देखो 9.8 ले लो 10 ले लो, बताया हुआ है, आपके हिसाब से कर सकते हो। और हाइट आपको दी हुई है 1.5, बस आप इसे सॉल्व कर लीजिए और मुझे बताइए क्या आंसर आ रहा है। सॉल्व करके बताइए, उतने जूल्स लगा देना। कितना वर्क डन होगा, 225 जूल्स। अब आप देख लो ध्यान से, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फोर्स डायरेक्ट नहीं दिया इस क्वेश्चन में, फोर्स हमने फॉर्मूला लगा लिया कि फॉर्मूला होता है वर्क डन का F डॉट एस, और हमें पता है फोर्स m इंटू ए होता है, तो ए हमें पता है कितना लेना है, मास दिया हुआ था, मास हमें दिया हुआ था 15 kg, तो हमने लिख लिया 15 kg। और जी 9.8 या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले सकते हो, बेटा आप 9.8 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम जनरली 10 ले लेते हैं, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना हमें आसान लगता है। तो ये हमारा फाइनली आंसर आ जाता है हमारा वर्क डन का। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं, ये 2 क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं और फिर हम इस लेक्चर में आज इतना ही करेंगे। अब देखो, जैसे सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हेन डू वी से वर्क इज डन। तो आप लिखिए कि बॉडी पे हम फोर्स लगाएं और बॉडी मूव हो जाए, देन वर्क इज डन। व्हेन बॉडी moves in the when we apply a force and body moves in the direction of force, then we say work is done। ठीक है, तो ये पहले वाली डेफिनेशन का तो आंसर हमें आता है। दूसरे क्वेश्चन पे कहता है राइट द एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन। एक्सप्रेशन का मतलब होता है फॉर्मूला, याद रखो, सॉल्यूशन टू। अगर कहीं पे भी लिखा हो ना एक्सप्रेशन बताइए, तो एक्सप्रेशन का मतलब होता है फॉर्मूला बताइए। तो कह रहा है राइट एन एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन व्हेन फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट। तो बस W इज इक्वल टू एफ डॉट एस, बस और भी डाल दो इन्फॉर्मेशन, 1 जूल, 1 न्यूटन, 1 मीटर। पहले वाला क्वेश्चन आसान है, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि वर्क क्या होता है, व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन अ बॉडी एंड बॉडी मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स वी से वर्क इज डन। तो पहले वाले का तो आंसर दोबारा लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो ये हो गया दूसरे वाले का भी, तो आप इसे बेटा नोट कर लेना। अब आ जाओ डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क, तो ये तो हम अभी पीछे पढ़ के आए हैं। तो देखो आंसर 3 कह रहा है 1 जूल वर्क बताओ। तो हमें पता है कि जो वर्क होता है ये किसके बराबर होता है, ये होता है F इंटू एस के बराबर। तो 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। तो डेफिनेशन बनी व्हेन 1 न्यूटन फोर्स acts on a body and body move या displaces moves by 1 meter, we say 1 joule of work is done। तो उस सिचुएशन में we say 1 joule of वर्क इज डन। तो ये देखो बड़ी सिंपल डेफिनेशन थी, हमने जो कर ली, तो क्वेश्चन 3 का आंसर आ गया। अब आ जाओ क्वेश्चन 4, कहता है अ पेयर ऑफ बुलॉक एक्सर्ट फोर्स ऑफ 140 न्यूटन। तो हमें फोर्स दिया हुआ है 140 न्यूटन, यूनिट्स याद होने जरूरी हैं। फील्ड बीइंग प्लोड 15 मीटर, यानी डिस्टेंस आपको 15 मीटर दे दिया, तो ये चीजें ध्यान रखनी जरूरी हैं। हाउ मच वर्क इज डन इन प्लोइंग द लेंथ ऑफ द फील्ड। लो जी हो गया, क्या था इसमें, कुछ भी नहीं, वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट एस। एफ कितना है हमारे पास 140, और डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई 15 मीटर, तो इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आंसर आता है 140, 140 इंटू आप 15 कीजिए, कितना आता है मल्टीप्लाई करके देखिए, यह आता है 2100 जूल्स के करीब आ जाता है। सो फिर से देखो, कह रहा है पेयर ऑफ बुलॉक्स एक्सर्ट फोर्स ऑफ 140 न्यूटन ऑन अ प्लो। सो प्लो होता है हल, जो होता है हल, द फील्ड बीइंग प्लो 15 मीटर लॉन्ग, हाउ मच वर्क इज डन इन प्लोइंग द लेंथ ऑफ द फील्ड। तो निकाल दिया वर्क डन इक्वल टू एफ डॉट एस, फॉर्मूला लगाया, सॉल्व कर दिया, और ये हमारा आंसर यहाँ पे आ गया।
अब आप देखो यहाँ पे कुछ जनरल चीजें नोट जो आपको बताया हुआ है वही चीजें हैं। अब आप लोग देखो, ये है सिचुएशन ए, ये है सिचुएशन बी, और ये है सिचुएशन सी। तो अब मुझे आप ये बताइए, ए सिचुएशन में फोर्स जो है परपेंडिकुलर है, मूवमेंट हो रही है इस डायरेक्शन में, ये मूवमेंट है, फोर्स परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे वर्क डन क्या होगा बच्चों? इस केस में जीरो। वर्क डन होगा जीरो। बहुत बढ़िया। इस केस में क्या होगा, वर्क डन पॉजिटिव या नेगेटिव? फोर्स लगी, मूव हो गया वर्क, पॉजिटिव। मूव हो रहा है, तो यहाँ पे पॉजिटिव वर्क डन हो गया। इसी तरह से यहाँ पे बताओ क्या वर्क डन होगा, क्या वर्क डन होगा? नेगेटिव वर्क। Yes, तो यहाँ पे वर्क डन हो जाएगा नेगेटिव। तो पेपर में ना ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है, सो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन कम। तो आज हमने वर्क का टॉपिक पढ़ लिया, तो आज हम बेटा इतना ही करेंगे। अब आपको जब मैं वीडियो भेजूंगा तो आप वीडियो देखिए दोबारा और खूब रिवाइज कीजिए, और कहीं बेटा दिक्कत आए तो मेरे से पूछिए, आपके पास एक्स्ट्रा बुक्स भी हैं, वहां से भी बेटा प्रैक्टिस कीजिए। तो आज हम बेटा इतना ही करेंगे।